हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय भवन के सेकंड चैप्टर उत्तर के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर का। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर क्या है? तो इसका आंसर होगा समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है? तो इसका आंसर है प्रत्येक बहुकोशिकीय जंतु में अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए कोशिकाओं के विभिन्न समूह होते हैं। प्रत्येक समूह की सारी कोशिकाएं एक तरह की होती है। कोशिकाओं के द्वारा इस समूह को उत्तक कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है। तो बहुकोशिकीय जो जीव है इसमें अलग अलग कार्य संपादन के लिए अलग अलग विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जो अंग में विशेष प्रकार के उत्तक का समूह होते हैं और वे सारे उत्तक जो हैं मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अलग अलग कार्य का जो है संपादन करते हैं और इसी समूह को उत्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विभाजोत्की उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है? तो पहला देखते हैं विभाजोत्की उत्तक। विभाजोत्की उत्तक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। विभाजोत्की उत्तक है जो हमेशा विभाजित होती है और ये पौधे के शीर्ष भाग पर होती है जिससे कि पौधे का लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि होता है। और ये अवयस्क कोशिका अनमैच्योर्ड सेल होती है जो कि विभाजन की क्षमता रखती है जिसके कारण पौधे में वृद्धि होता है। यही अस्थायी उत्तक देखते हैं। विभाजोत्की उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक बनता है जिससे विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और विभाजोत्की उत्तक ही है जो वृद्धि करने के बाद अपना एक अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। जहाँ विभाजन की क्षमता रुक जाती है वहाँ पर उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तब अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मृदु उत्तक कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है कोशिका में सघन इसका आंसर है कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक में मृदु उत्तक पाया जाता है। तो कोई भी सेल होगा उसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है और कोशिका द्रव में कोशिका के सारे अंगक होते हैं जिसमें केंद्रक भी उपस्थित रहता है और केंद्रक के अंदर ही मृदु उत्तक पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। तो पहला कार्य है, यह पौधे को यांत्रिक सहायता, अंग्रेजी इसका है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। दूसरा, जब इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा, दूसरा स्थूल कोण उत्तक या कॉलेनकाइमा, तीसरा दृढ़ उत्तक या स्केलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृद उत्तक कहलाती है? इसका आंसर होगा दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत इसलिए होती है क्योंकि इनमें जीव द्रव नहीं होता है, इसीलिए ये जो कोशिकाएं हैं मृत कोशिकाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पौधे में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है पौधे में दृढ़ उत्तक का यह महत्व है कि दृढ़ उत्तक पौधे के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के कठोर आवरण जिसे बीजावरण भी कहा जाता है तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं।
तो इसका महत्व हो गया कि जो पौधा में दृढ़ उत्तक है, जो बाहरी भाग है फलों का या बीज का या जो जैसे कि नारियल है, नारियल के छिलका के जो रेशेदार छिलका होता है उसके भीतर नारियल का कितना कोमल सा फल होता है, या बीजावरण के अंदर जो बीज रहता है बहुत नाजुक और कोमल होता है। तो एक तरह से जो दृढ़ उत्तक है या मृत उत्तक है वो आंतरिक या जो मुलायम भाग है उसका सुरक्षा प्रदान करता है। यही जो है दृढ़ उत्तक का महत्व है पौधा में। क्वेश्चन नंबर 9, कौर कोशिका का निर्माण कब होता है? तो इसका आंसर है कौर कोशिका समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे पुराने होते जाते हैं इनके बाहरी उत्तक विभाजित होकर कौर कोशिका या छाल का निर्माण करते हैं। तो कौर कोशिका का निर्माण कब होगा? जब कौर कोशिका समय के साथ जब धीरे धीरे पुराना होते जाएगा तो वह पुराना होने के साथ पौधा के बाहरी स्थान पर आके विभाजित होकर जमा हो जाता है और कौर कोशिका या छाल का निर्माण करता है, जिसमें कि जीव द्रव नहीं पाया जाता है, यह कठोर होता है और निर्जीव पदार्थ का बना होता है जो कि बहुत दृढ़ या कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने जटिल उत्तक अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती है। ये जल, खनिज, लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 11 है, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जाइलम का अवयव क्या है। यहाँ पर जाइलम का 4 अवयव है, वाहनिकाएं या ट्रैक्यूट्स, जिसको अंग्रेजी में ट्रैक्यूट्स कहेंगे। दूसरा वाहिकाएं, वेसेल्स। तीसरा जाइलम तंतु, अंग्रेजी में जाइलम फाइबर। चौथा जाइलम मृदु उत्तक, या इसका अंग्रेजी नाम है जाइलम पैरेन्काइमा और हिंदी में जाइलम मृदु उत्तक। चारों के कार्य देखते हैं। पहला वाहिकाएं या ट्रैक्यूट्स का कार्य देखते हैं। ये पौधे को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा है वाहिकाएं या वेसल्स, इसका कार्य होगा ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। तीसरा होगा जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर, इसका कार्य होगा ये जाइलम तंतु मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और चौथा होगा जाइलम मृदु उत्तक या जाइलम पैरेन्काइमा, इसका कार्य होगा जाइलम मृदु उत्तक। यह जो होता है भोजन संग्रहण करता है एवं किनारे की ओर पानी के पाशवीय संवहन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखें। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोएम के तत्व को देखते हैं। फ्लोएम भी जो होता है 4 तत्वों का बना होता है, जिसमें पहला है चलानी नलिकाएं सीव ट्यूब्स। दूसरा सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल। तीसरा फ्लोएम या ब्लास्ट तंतु, इसको फ्लोएम या ब्लास्ट फाइबर कहेंगे। चौथा फ्लोएम या मृदु उत्तक, जिसमें इसका अंग्रेजी होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है यह जीवित एवं लंबी कोशिकाएं होती है, जिसमें केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है जो कि सह कोशिकाओं के निकट रहती है। तो देखते हैं पहला यहाँ पर चलानी नलिकाएं जो सीव ट्यूब है उसका कार्य क्या है। तो चलानी नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों में से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा देखते हैं सहकोशिकाएं
या कंपेनियन सेल। इसका कार्य है सहकोशिकाएं चलानी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। तीसरा देखते हैं फ्लोएम या ब्लास्ट तंतु। इसका कार्य होगा फ्लोएम तंतु, ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और चौथा जो फ्लोएम मृदु ऊतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम मृदु ऊतक में भोजन संचित रहता है, ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एपिथीलियमी ऊतक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। तो पहला है सल्की या सल्काफ एपिथीलियम आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता देता है। दूसरा कार्य है क्यूबॉइडल एपिथीलियम अवशोषण एवं स्त्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अवलंबन भी देती है। तीसरा इसका कार्य है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथीलियम ऊतक अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में भी पाई जाती है। अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाओं की सीलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु ओवा को एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है संयोजी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दें। तो इसका आंसर है संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, इसे संयोजी ऊतक कहते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एरियोल ऊतक के कार्य का उल्लेख करें। इसका आंसर है यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है। एरियोल ऊतक जो है 2 मांसपेशियों के जोड़ने का कार्य करेगी, पहला कार्य। दूसरा यह विभिन्न आंतरिक संरचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर बनाए रखने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। तो देखते हैं इसका अंतर। टेंडन मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है और लिगामेंट जो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसमें हमेशा याद रखेंगे टेंडन जो है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ेगा और लिगामेंट हड्डियों से हड्डियों को जोड़ेगा, यही दोनों का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बसा में या एपिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा पहला कार्य यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। दूसरा कार्य यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। तीसरा कार्य यह तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा इस ऊतक को अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। तो ये था बसा में एपिपोज ऊतक के 4 कार्य। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनका अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसीलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लसिका, इसका अंग्रेजी है लिम्फ, क्या है। तो लसिका जो है एक वर्णहीन द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या है। तो पहला ऐच्छिक पेशी है रेखित पेशी, ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी होती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसीलिए इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी इसका अंग्रेजी होगा, जिसका अंग्रेजी है वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। दूसरा है अनैच्छिक पेशी, दूसरा है अनैच्छिक पेशी
आरेखित पेशी का संकुचन जंतु में इच्छाधीन नहीं है, इसीलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। मतलब जो अनैच्छिक पेशी है वो आरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन मतलब अपने इच्छा के अनुसार नहीं है, इसीलिए अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और जो ऐच्छिक पेशी है वो जंतु अपने कंकाल की सहायता से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पेशियाँ जो है जंतु के कंकाल की सहायता से जुड़ी रहती है। और इनमें ऐच्छिक पेशी मतलब कि वो अपना इच्छा से कहीं भी जा आ सकते हैं, इसीलिए उसको ऐच्छिक पेशी कहा जाता है और इसे अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रेखित पेशी को ऐच्छिक कार्यों क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसीलिए इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य संवेदना, स्टिम्युलस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लसिका क्या है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जिसका अंग्रेजी नर्व सेल है, होता है। तंत्रिका इसको ऐसे समझते हैं, इसका इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है और इसे तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सॉन और डेट्राइटस के कार्य क्या हैं? तो इसका आंसर है एक्सॉन और डेट्राइटस के कार्य यह है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेक्स्ट्रॉस से जुड़ी सिनैप्स बनाती है, जो कि आवेग का संचार हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेक्टाइस तक होता है, न कि इसके विपरीत। तो इसका जो संचार होगा हमेशा एक दिशीय होगा, मतलब कि पहला का हेड से दूसरा न्यूरॉन का टेल में जाएगा। इसको फिगर्स के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये सिनैप्स का फिगर दिया गया है, जहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सिनैप्स का निर्माण है और यहाँ पर एक कोशिका जो है दूसरी कोशिका यहाँ पर इसका सिर से इसका जो है दूसरे कोशिका में जुड़ी हुई है। यहीं पर जो जुड़ाव होता है इसको सिनैप्स कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग का भारतीय भवन चैप्टर से जो ऊतक पाठ था उसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।